बात करेंगे विस्तार से खबरों की। सबसे पहले आगरा से बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ का हिंदुओं पर बड़ा बयान सामने आया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो बांग्लादेश में हुआ वो गलती यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, हमें एक रहना होगा। राष्ट्र तभी एक होगा जब हम एक होंगे। एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, ताकत में रहेंगे, समृद्ध रहेंगे। राष्ट्र से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो आज आगरा पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आगरा में उन्होंने कार्यक्रम में वो शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने बयान में भी जमकर विपक्ष को घेरते हुए कहा कि अगर हिंदू बटेंगे तो कटेंगे। और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। हमें विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए कार्य करना है। मैं एक बार फिर से राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, आज उनकी भव्य प्रतिमा यहां पे लगी है। राष्ट्र के प्रति समर्पण और श्रद्धा का भाव जिन्होंने अपने शौर्य और पराक्रम से दिया था, वह श्रद्धा का भाव हमारे मन में सदैव बना रहे। इस विश्वास के साथ आप सबको एक बार फिर से जन्माष्टमी की इस पावन तिथि पर हृदय से बधाई देता हूं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता मोहम्मद आसिफ का। मोहम्मद आसिफ, जहां आज आगरा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण किया, वहीं दूसरी तरफ उपचुनाव को देखते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा और यह भी साफ कर दिया कि अगर हिंदू एकता हो, अगर बटेंगे नहीं तो कटेंगे नहीं, हिंदू एकता हो तो राष्ट्रहित आगे बढ़ेगा। आज आगरा में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा हमला बोला और बांग्लादेश की हिंसा पर कहीं न कहीं यूपी के हिंदुओं को एकजुट करने का एक बड़ा संदेश दे डाला। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। तो उनका कहने का साफ मतलब था कि जिस तरह से बांग्लादेश में एकता के अभाव में हिंसा हो रही, वहाँ हिंदुओं का उत्पीड़न किया जा रहा है, उनके साथ घटनाएं हो रही है। और अगर हिंदुस्तान में भी अगर एकजुट नहीं रहेंगे तो कहीं न कहीं आने वाले दिनों में हिंदुओं के साथ जो है घटनाएं हो सकती है, हिंसा हो सकती है। यह साफ संदेश यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया और साथ ही साथ यह भी इशारा किया कि आने वाला 10 सीटों पर जो उपचुनाव होना है उसमें एकजुटता दिखाएं हिंदू जितने भी। यही चीज हमने लोकसभा चुनाव के दौरान भी देखी थी मोहम्मद आसिफ की, जो हिंदू वोट बैंक था वो बढ़ गया था अलग अलग जातियों में और उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो था समाजवादी पार्टी को चला गया था। ऐसे में इसी चीज को देखते हुए जिस तरह से आगामी 10 सीटों पर चुनाव होना है, क्या हिंदुओं को साधने के लिए और एकजुट करने के लिए बीजेपी ये समझ चुकी है कि इसी रणनीति के तहत आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी वो 10 सीटों पर कमल खिल सकेगा? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर यह जिस तरह से आज यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने फायर बयान दिया और कहीं न कहीं यह बयान आम भी है, क्योंकि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में वोटों का जो वोट थे कई पाले में चले गए, कांग्रेस की तरफ भी चले गए और बसपा की तरफ भी चले गए और समाजवादी पार्टी की तरफ चले गए। और यही वजह मानी जा रही है कि लोकसभा चुनाव में बड़ा झटका भी लगा है और इस चुनाव को देखते हुए यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं और 10 सीटों पर अपने प्रत्याशी जिताने के लिए यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरी कमान अपने हाथ में ले रखी है। 30 मंत्रियों को चुनाव मैदान में उतार रखा है और अब
जिस तरह से चुनावी बुगुल फूक चुका, हालांकि अभी उस चुनाव को लेकर किसी भी तारीख का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन बीजेपी और यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से एक्टिव है और लगातार, यानी जिस तरह से उत्तर प्रदेश में चुनाव की तारीखों का फिलहाल ऐलान ना हुआ हो, लेकिन बीजेपी पूरी तरह से चुनावी मूड में नजर आ रही है। आज आगरा के कार्यक्रम से सीएम योगी आदित्यनाथ ने चुनावी बिगुल फूंकते हुए साफ कर दिया कि अगर हिंदू एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। मोहम्मद आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। वहीं जम्मू कश्मीर में उम्मीदवारों की संशोधित सूची जारी हो गई है। उम्मीदवारों की सूची में संशोधन किया गया है। 15 उम्मीदवारों की सूची जारी हुई है। लिस्ट को लेकर गृह मंत्री अमित शाह से एलजी मनोज सिन्हा मिले। बीजेपी ने 44 उम्मीदवारों की लिस्ट वापस ली है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, आज सुबह जिस तरह से जम्मू कश्मीर में उम्मीदवारों के नाम को लेकर बीजेपी की एक लिस्ट जारी हुई थी। सुबह 10 बजे एक लिस्ट जारी हुई जिसमें 44 कैंडिडेट्स के नाम थे। वहीं थोड़ी देर बाद लिस्ट वापस ले ली गई, फिर संशोधित लिस्ट जारी हुई, अपडेटेड लिस्ट आई जिसमें 15 उम्मीदवारों के नाम थे। जिस तरह से जम्मू कश्मीर की बात करें तो 18 सितंबर से चुनाव होने हैं। 3 पालियों में चुनाव होंगे, 3 फेज में चुनाव होंगे, 3 चरणों में चुनाव होंगे। उसके बाद निर्णय जो होगा, जो नतीजे होंगे, वो 4 अक्टूबर को आएंगे। ऐसे में जम्मू कश्मीर में चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही सरगर्मी और हलचल पूरी तरह से तेज हो गई है। इसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने भी आज अपने उम्मीदवारों की एक लिस्ट, एक सूची जारी की। सुबह 10 बजे पहले 44 कैंडिडेट्स की सूची जारी की गई, जिसके बाद स्थानीय नेताओं के प्रदर्शन के बाद उस लिस्ट को वापस ले लिया गया और 15 उम्मीदवारों की अपडेटेड लिस्ट जारी की गई। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं जम्मू कश्मीर से संवाददाता शुभम बोगल का। शुभम, जिस तरह से चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही जम्मू कश्मीर में हलचल पूरी तरह से तेज हो गई है। कई राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी भी कर चुके हैं। आज बीजेपी ने भी अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। हालांकि लिस्ट जारी करने के 1-2 घंटे बाद लिस्ट वापस ले ली गई और अपडेटेड लिस्ट जारी की। बिल्कुल रिया, आपने बिल्कुल सही कहा कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है आज सुबह लगभग 10 बजे के करीब जो है वो पहली लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई थी और कुछ घंटों के बाद उस लिस्ट को जो है वो डिलीट कर दिया गया। आपको बताएं तो उसके बाद बताया जा रहा था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब और अमित शाह जी के बीच एक बड़ी बैठक हुई और जिसके बाद 15 लोगों की सूची जो है वो फिर से जो है वो जारी कर दी गई। शुभम, इस कंफ्यूजन की वजह क्या? आखिर क्यों ये कंफ्यूजन कि पहले एक लिस्ट जारी होती है, फिर उसे वापस ले लिया जाता है? प्रदेश अध्यक्ष बोलते हैं या प्रवक्ता बोलते हैं कि टाइपिंग एरर था, उसके बाद दूसरी लिस्ट सामने आती है जिसमें आधे से ज्यादा कैंडिडेट्स के नाम हट जाते हैं और महज 15 नाम रह जाते हैं। कंफ्यूजन की वजह क्या? जी रिया, आपको बताते चले तो जिस तरीके से ये 40 नुमाइंदों की जो लिस्ट भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है पब्लिक डोमेन में लाई गई और जिसके बाद आपको बताएं तो कुछ ही समय पहले जो है एक भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में एक बहुत बड़ा हंगामा हुआ, जिसमें कार्यकर्ताओं ने पार्टी के दफ्तर जाकर वहां पे हंगामा किया कि आपने जो नुमाइंदों की लिस्ट जो जारी की है वो किस आधार पर जो है ये चेहरे जो है वो अपने सामने निकाले हैं। पर उसी के पीछे अगर आपको बताएं तो 15 लोगों की लिस्ट जो पहले पेश की है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है वो फिलहाल पब्लिक डोमेन में फिर से डाल दी गई है। पर अभी जो बचे पीछे जो है अब कहीं ना कहीं एक क्योंकि पहला जो मतदान होगा वो 18 को होगा, दूसरा जो है वो 25 को होगा, तीसरा जो है वो पहली तारीख को होगा। पर फिलहाल तीनों फेसिस की जो लिस्ट सामने आने के बाद जो है वो पार्टी के ही अंदर एक बड़ा हंगामा हो गया और पार्टी के कार्यकर्ताओं ने टिकट के लिए जो है वो वहां पर एक बड़ा हंगामा हुआ। जी रिया, बिल्कुल, यानी स्थानीय नेताओं के कुछ विरोध की बात सामने आ रही थी, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि लिस्ट जो है बदली गई। आखिर क्या वजह, क्यों स्थानीय नेता जो है लिस्ट जो पहली सूची आई थी जिसमें 44 कैंडिडेट्स के नाम थे, नाराज क्यों बताए जा रहे थे स्थानीय नेता? आखिर नाराजगी की क्या वजह? जी रिया, बिल्कुल बताते चले जिस तरीके से 40 लोगों की जो लिस्ट सामने आई गई थी, जिसमें जो आरएसपुरा एक नई सीट डिलिमिटेशन के द्वारा बात बनाई गई है, जिसमें सविंदर गुप्ता जो पूर्व डिप्टी सीएम रह चुके हैं उनका नाम उस लिस्ट में जो था वो कटा गया था। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही कहा था कि हम लोग जो है इस बार नए चेहरे जो है वो सामने ला सकते हैं, तो जिसमें पूर्व
डिप्टी सीएम जो थे उनकी टिकट जो है वो काटी थी, जिसके बाद कई ऐसे नेता थे बिल्कुल, यानी टिकट बंटवारे को लेकर कंफ्यूजन यहां पर जरूर देखने को मिल रहा है। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो है पहले ही गठबंधन का ऐलान कर चुके हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी क्या रणनीति लेकर आगे बढ़ती है, किस तरह से जम्मू कश्मीर चुनाव के रण में उतरा जाता है, उस पर सभी की निगाहें रहेंगी। शुभम, आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे, कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात लखनऊ की कर लेते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर, नगर निगम में पार्षद पति और प्रतिनिधि की नो एंट्री पर नाराजगी सामने आई है। जी हां, पार्षद प्रतिनिधियों ने नाराजगी जताई है। कल हुई पार्षदों की बैठक में केवल पार्षदों को ही बुलाया गया था। हालांकि 30 अगस्त को होने वाले अब नगर निगम सदन में भी पार्षद पति और पार्षद प्रतिनिधियों की नो एंट्री रहेगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जिस तरह से बीते दिन पार्षदों की बैठक में केवल पार्षदों को ही बुलाया गया था, जिसके बाद पार्षद पति और प्रतिनिधियों के बीच नो एंट्री को लेकर नाराजगी की बात सामने आई। हालांकि अब जिस तरह से 30 अगस्त को होने वाले नगर निगम सदन की बैठक में भी, नगर निगम सदन में भी पार्षद पति और प्रतिनिधि की नो एंट्री ही रहेगी। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता मोहम्मद आसिफ का। मोहम्मद आसिफ, आखिर क्या वजह की जो पार्षद पति और प्रतिनिधि हैं उनमें नाराजगी यहां पर सामने आई है, जिस तरह से उनको बैठकों में अब नो एंट्री के लिए बोल दिया गया है? देखिए रिया, महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकार ने ग्राम पंचायत से लेकर संसद तक आरक्षण कर रखा है और साथ ही साथ नगरीय निकाय में जिस तरह से देखा जा रहा है कि पार्षद के पति, रिश्तेदार, भाई और अन्य हस्तक्षेप करते हैं और बैठक में शामिल होते हैं, इससे कहीं न कहीं जो विकास का काम है बाधित हो रहा था। इसको लेकर राज्य सरकार एक फैसला ले आई है, या फैसला 5 साल पहले ही लिया गया था, लेकिन एक बार फिर से इसे जारी करने की जरूरत पड़ गई है सरकार की तरफ से, क्योंकि बैठक में पार्षदों के रिश्तेदार, पति और भाई के शामिल होने की वजह से कहीं न कहीं अव्यवस्था भी फैल रही थी, जिसे देखते हुए राज्य सरकार का यह आदेश कहीं न कहीं अहम है और यह फैसला अब लागू भी कर दिया गया है। आने वाले दिनों में जो बैठक होगी उसमें पार्षद के भाई, पति और रिश्तेदार शामिल नहीं हो सकेंगे और इस फैसले को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि यह फैसला काफी अहम है, क्योंकि नगरीय निगम में 33% आरक्षण सरकार ने महिलाओं को दिया है और महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने, बिल्कुल, यानी महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए फैसला काफी ज्यादा अहम। जिस तरह से आगामी जो भी बैठकें होंगी उसमें पार्षद पति या प्रतिनिधि की एंट्री पर पूरी तरह से बैन रहेगा। मोहम्मद आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। वही बात सिद्धार्थनगर की कर लेते हैं। सिद्धार्थनगर से बड़ी खबर, पुलिस पर ही चल गया बुलडोजर। अतिक्रमण के खिलाफ अभियान में कोतवाली पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। प्रशासन ने कोतवाली के कुछ हिस्से पर बुलडोजर चला दिया। अतिक्रमण के दायरे पर कोतवाली बनाई गई थी, ऐसे में कोतवाली के जो बाउंड्री वॉल है उस पर प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया। एडीएम और सीओ में इस दौरान कहासुनी का भी वीडियो वायरल हो रहा है। तो सिद्धार्थनगर में जिस तरह से प्रशासन का बड़ा एक्शन देखने को मिला, अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई, वहीं इस दौरान पुलिस पर भी बुलडोजर चल गया। अतिक्रमण के खिलाफ अभियान में कोतवाली पर भी बुलडोजर की गरज सुनाई दी गई। प्रशासन ने कोतवाली के कुछ हिस्से पर बुलडोजर चला दिया। अतिक्रमण के दायरे पर कोतवाली की जो बाउंड्री वॉल है वो थी, जिसके बाद बाउंड्री वॉल पर बुलडोजर एक्शन हुआ। इस दौरान एडीएम और सीओ के बीच कहासुनी का भी वीडियो वायरल हो रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, सिद्धार्थनगर की तस्वीरें, जहां प्रशासन की कार्रवाई का एक्शन कोतवाली में भी देखने को मिला। ये कोने से लेके वहां तक गिरा देगा। वहीं श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार पर एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें सीएम मोहन यादव ने भी शिरकत की। कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव ने कहा कि रहीम
रसखान यहाँ की माटी में अपने आप को जोड़कर चले तो आज सदियों से हम उनका स्मरण करते हैं। लेकिन सावधान जो यहाँ का खाता है और कहीं और का बजाता है, ये नहीं चलेगा। भारत के अंदर रहना है तो राम कृष्ण की जय कहना होगा। रसखान यहाँ की माटी में अपने आप को जोड़ करके चले तो आज सदियों से उनका हम स्मरण करते हैं। लेकिन सावधान, जो यहाँ का खाता है और कहीं और का बजाता है, ये नहीं चलेगा। भारत के अंदर रहना होगा तो रामकृष्ण की जय कहना होगा। इसी के साथ उस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।